Good morning, all. Welcome to Learners Academy. Morning. So yesterday we were at exercise number 1.3, right? The last. So the last question which we finished was this 3 plus 2 root 5 को हमने irrational प्रूव किया। फिर मैंने आपको बोला कि ये इसी तर्ज पे होंगे। तो इसमें से कोई डाउट्स हो तो पहले वो बताओ एंड देन वी विल प्रोसीड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द लास्ट सेशन ऑफ द चैप्टर। कौन सा है डाउट बताओ? फर्स्ट वाला ही डाउट है। तो जैसे 3 plus 2 root 5 को हमने उल्टा ऑन द कॉन्ट्रेरी रैशनल माना, तो हम 1 plus √2 को भी क्या मान लेंगे? ऑन द कॉन्ट्रेरी। भैया तू भी रैशनल है, मजे कर। तू भी क्या है? रैशनल है। दैट मीन्स अगर ये रैशनल है, लेट दिस बी ए रैशनल नंबर, ऐसे लिखोगे। ऑन द कॉन्ट्रेरी लेट 1/√2 बी रैशनल, ऐसे ही करोगे। अब अगर 1/√2 रैशनल है तो मैं इसको p/q की फॉर्म में लिख सकता हूं। बोलो। वेयर वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड आगे बोलो q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी q 0 नहीं हो सकता, बाकी p/q की फॉर्म में इसको लिखा जा सकता है। डन, यहां तो कोई डाउट नहीं है। ओके, अब क्या प्रोसेस चलता है इसके बाद? अपन क्या प्रोसेस फॉलो करते हैं इसके बाद अपन ये प्रोसेस फॉलो करते हैं कि √2 को आइसोलेट करते हैं। यही करते हैं। तो √2 को आइसोलेट करने के लिए उसको किसी एक साइड छोड़ देते हैं। ठीक है, इसको किसी एक साइड छोड़ देंगे तो क्या होगा बताओ? क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? √2 टाइम्स p इक्वल टू q। तो √2 की वैल्यू बताओ? q अपॉन p। और q और p क्या थे? इंटीजर्स थे। तो अगर p/q की फॉर्म रैशनल बनेगी तो q/p की फॉर्म भी रैशनल बनेगी। बनेगी नहीं बनेगी बताओ? तो RHS पार्ट जो है वो रैशनल फॉर्म से मैच करता है कि नहीं करता है? बट हाँ, ओके, यस, वैलिड पॉइंट। कि अगर यहां पे p/q में तो क्या होता था? q इज नॉट इक्वल। हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ छुट्टी पे है, पर वो जयपुर लेके चल रहे हैं आज, सामान आमान दिलाने। हाँ, तो मैं भी आधे पौन घंटे में फ्री हो रहा हूँ, आ जाओ आप ऊपर। हाँ। हाँ जी, √2 कैन बी रिटन एज q/p। द वैलिड पॉइंट इज दैट कि q इज नॉट इक्वल टू 0 था, लेकिन अगर इसको रैशनल फॉर्म मानेंगे तो p शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो p तो 0 हो सकता था ना ऊपर? बोलो, हो सकता है क्या p 0? वैसे तो हो सकता है, बट कंसीडरिंग द वैल्यू ऑफ 1/√2 हम p को 0 मान सकते हैं क्या? देखो, जब अपने को कोई भी चीज प्रूव करनी होती है तो प्रूव करने के हिसाब से स्टेटमेंट्स लिखने होते हैं। तो देखो, अगर मेरे को ये चीज प्रूव करने के लिए इस स्टेटमेंट को लिखने की जरूरत ही नहीं हो रही तो मैं क्यों लिखूं? लेकिन इसको प्रूव करने के लिए मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है तो आपको लिखूंगा। तो 1/√2 की वैल्यू 0 होती है क्या बताओ? नहीं होती ना। p को 0 रखने से उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। बोलो, q को 0 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि रैशनल नंबर की परिभाषा में p को 0 क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि p को 0 रखने का मतलब उस नंबर की वैल्यू 0 है। ऑब्वियसली 1/√2 की वैल्यू तो 0 नहीं। तो इस सवाल के लिए मैं लिखूंगा, शुरू में लिखूंगा कि p इज आल्सो नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज इट विल मेक 1/√2 इक्वल टू 0। बाकी सवालों में क्यों नहीं लिखा? बाकी सवालों में भी लिख दो तो जाएगा कुछ नहीं, पर जरूरत नहीं है।
ठीक है क्या, समझे क्या? ठीक है, तो कहां मेंशन करूंगा मैं वो चीज, जब मैंने इसको ये यहां लिखा, कहां पे, क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। ऑल्सो, इससे पहले मैं मेंशन कर दूंगा, ऑल्सो is also not equal to zero as it will make also 1/√2 is not equal to, ऐसे लिख देंगे, it is clear that it is, बस यही डाउट था क्या आपका भी, क्या नाम है, यही डाउट था बस ना। it is clear that, also it is clear that 1/√2 is not equal to zero, so p cannot be equal to zero। अब आप करो उसको उल्टा। हाँ, √5, रूट पी टाइप का तो प्रोसीजर ही अलग है, को प्राइम वाला प्रोसीजर है उसकी तो, मतलब। हाँ, √5 जीरो होता है, √5 की वैल्यू जीरो होती है। देखो, वहां पर p ऑब्वियसली, वहां पर भी p इक्वल टू जीरो नहीं है, यहां पर भी नहीं है, वहां पर भी नहीं है, लेकिन वहां पे उसको मेंशन करे बिना ही दूसरे किसी प्रोसीजर से हमारा स्टेटमेंट प्रूव हो रहा है ना। आप चाहो तो ये जो चीज लिखी है ना, ये चीजें सारे सवाल में लिख सकते हो, क्योंकि किसी भी सवाल में p भी जीरो नहीं, किसी भी सवाल में तो जीरो नहीं है, लेकिन p भी जीरो नहीं, क्यों? क्योंकि किसी की वैल्यू जीरो थोड़ी ना है। तो p और q दोनों ही जीरो नहीं है किसी भी सवाल में, ऊपर से लेकर नीचे तक, कल से परसों में जितने भी सवाल किए, किसी भी सवाल में p और q दोनों ही जीरो नहीं है। पर इसको जीरो नहीं है लिखने से या ना लिखने से थ्योरम में कुछ प्रूफ नहीं हो रहा है या फायदा नहीं है, इसलिए हमने ये दो तीन स्टेप्स वहां पे नहीं लिखे। आप चाहो तो सारे सवाल में ये स्टेप्स लिखे, देयर इज नॉट प्रॉब्लम। 3 लाइन का 4 लाइन हमारे पास वो हल्का सा एक्सप्लेनेशन वहां पे पढ़ रहे, क्योंकि रैशनल फॉर्म की डेफिनेशन है कि क्यू नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। हो सकता है रैशनल नंबर के हिसाब से हो सकता है, लेकिन जो नंबर दिया हुआ, देखो मेरी बात सुनो, मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं दुनिया के सारे नंबर्स को दो पार्ट्स में बांट दूं, एक तरफ लिखूं जीरो और एक तरफ लिख दूं दुनिया के सारे नॉन जीरो नंबर्स, एक तरफ जीरो है अकेला, दुनिया के सारे नॉन जीरो नंबर्स इधर आ गए। अब अगर आप इसको, जीरो भी तो रैशनल नंबर है, बताओ, है ना? और कोई नॉन जीरो नंबर है तो वो भी तो रैशनल हो सकता है, बोलो। इस वाले केस में और इस वाले केस में दोनों में ही क्यू नॉट इक्वल टू जीरो है, पर इस वाले केस में p इक्वल टू, तो p तो जीरो या नॉन जीरो दोनों हो सकता है, हो रहा है देखो, q तो हमेशा नॉट इक्वल टू जीरो है ना, q तो इसमें भी नॉट इक्वल टू जीरो है, इसमें भी नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन p इसमें नॉट इक्वल टू जीरो है, लेकिन p इसमें इक्वल टू जीरो है कि नहीं, है बताओ। तो यानी कि p पे तो वहीं पे कमेंट करो जब आपको कुछ मतलब नंबर ही जीरो है, तभी आप p को जीरो रखना है। तो अब तक जितने भी नंबर हमने रैशनल प्रूव किया, रैशनल प्रूव किया कुछ भी किया, उसमें कोई भी जीरो तो नहीं था ना, तो किसी भी केस में p जीरो नहीं ले सकते ना, हर केस में p को भी नॉन जीरो लेना पड़ेगा ना। बट हमने मेंशन क्यों नहीं किया फिर? क्योंकि उसकी जरूरत नहीं थी, जो चीज साबित करनी है उसमें उसका कोई रोल नहीं था। अभी क्लियर है कि p जीरो भी हो सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है, लेकिन क्यों हमेशा नॉन जीरो रहेगा। क्लियर है अभी? अभी क्लियर है? ठीक है। हाँ जी, तो वी वर एट दिस, इसके बाद हम ये मेंशन कर देंगे, उसके बाद वही उल्टा पुल्टा कर देंगे, √2 टाइम्स p इक्वल टू क्यू, तो √2 को आइसोलेट करके ये बन जाता है q एंड p। अब अपन यहाँ पे मेंशन कर देंगे वेयर p इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब अपन मेंशन p के लिए फोकस करेंगे, हालांकि q भी नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन अपन फोकस किसके लिए कर रहे हैं, q, क्योंकि अपन इसको रैशनल नंबर की परिभाषा देना चाहते हैं, रैशनल की परिभाषा में ये जीरो लिखना चाहिए, होगी नहीं? ठीक है, उसके बाद के स्टेप सेम टू सेम। Here RHS is in the form of q by p, where p is not equal to 0, so it is a rational number. But LHS equal to √2, it is an irrational number. So this contradicts the fact that
We have assumed 1 by root 2 is rational, hence 1 by root 2 is irrational. This contradiction has arisen out of our wrong assumption. And what was our wrong assumption? That 1 by root 2 is rational. Clear है क्या? उन दोनों में तो ऐसी प्रॉब्लम आई नहीं होगी जैसी प्रॉब्लम ये रेसिप्रोकल, मतलब ये ऑलरेडी एक पी बाई क्यू की फॉर्म दे दी, इसलिए ये सोचने में दिक्कत रहेगी। चलो ठीक है, क्लियर हो गया, ये मामला सलट गया। इन दोनों को भी समझाना है कुछ? नहीं, ठीक है। तो अब मैं जो समझाने वाला था वो पूछूं? इसके अलावा तो शायद ही कोई डाउट हो आपको, तो मैं मेरी पे आ जाता हूं। तो आपने हेडिंग नोट डाउन कर ली? रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। ऑल्दो ये टॉपिक 9th क्लास का टॉपिक है, पर किसी जमाने में ये 10th क्लास का भी टॉपिक होता था। 4 एक्सरसाइजेस होती थी हमारे रियल नंबर चैप्टर में, अभी 3 ही है, 3 ही या तो 2 ही है, सॉरी 2 कट गई, तो उसमें से ये वाली भी कट गई। ये वाली इसलिए काट दी गई क्योंकि इसका जिक्र 9th में कर चुके हैं, तो अननेसेसरी उनको लगा कि 10th में क्यों रिपीट करना, तो उन्होंने एक्सरसाइज हटा दी। पर सवाल देना नहीं हटाया, सवाल आज भी देते हैं। ऐसा मान लिया जाता है कि 9th से तो पास करके आया है बच्चा, तो आना चाहिए उसको, बट वो रिवाइज थोड़ा ना करके आया, वो तो 9th में ही छोड़ के आया उस टॉपिक को। तो हम रिवाइज करेंगे क्योंकि ये एक जनरल टॉपिक है। जो जनरल मैथ्स के टॉपिक होते हैं ना, एज ए स्टूडेंट हमको आने ही चाहिए, वो आते ही है हमेशा। और उसमें कोई भी अगर चैलेंज कर देता है बोर्ड को कि हमारा कोर्स का पार्ट एंड पार्सल नहीं है, तो वो भी यही लाइन लिख के जस्टिफिकेशन दी जाती है कि भैया 9th से तो आए और 9th में तो था ना। ओके, तो हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1 आध नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, प्लस हमारी जनरल अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी रियल नंबर के परिभाषा के। ठीक है, रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन कर लिया मार्क, हेडिंग मार्क कर ली। अब सुनो जो मैं कहने वाला हूं। हमने अभी तक रियल नंबर्स को 2 पार्ट्स में तोड़ा था। बोलो कौन से थे वो 2 पार्ट्स? रैशनल एंड रेशनल, है ना? यस और नो? अब ये तो हो गए नंबर्स के 2 पार्ट्स। हर एक नंबर की एक डेसिमल फॉर्म भी होती है। क्या कहा मैंने? हर एक नंबर की, कोई भी नंबर हो, ऐसा कोई नंबर ही नहीं है जिसकी डेसिमल फॉर्म ना होती हो, कि एक डेसिमल फॉर्म होती है। क्या होती है बोलो? जिसको पूरे तरीके से बोले तो बोलते हैं डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। क्या बोलते हैं? और शॉर्ट में बोले तो क्या बोलते हैं? डेसिमल फॉर्म। ये पूरा इतना बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक ना बोले, डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ना बोल के क्या बोलते हैं? डेसिमल फॉर्म। तो पहले तो ये देखते हैं कि हर नंबर की डेसिमल फॉर्म कैसे होती है, कैसे मिलती है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके मिलती है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके मिलती है। हर एक की होगी, अभी बताते हैं, एक एक करके लेते हैं। जैसे मैंने कहा 3/2, तो 3/2 की डेसिमल फॉर्म बना सकते हो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके। क्या बनेगी? यही बनेगी। वेरीफाई करते जाओ, यस और नो बताते जाओ, यही बनेगी क्या? 7/4 की बताओ कोई एक जना। 1.7। 3/2 की ये बताई, तो 2/3 की भी बताओ। वो भी तो एक नंबर है, हर एक नंबर की होती है। 6 6 6 चलता जाएगा। ये इसकी डेसिमल फॉर्म बन गई, बन गई। और जिस डेसिमल फॉर्म, ये तीनों डेसिमल फॉर्म है, जिस डेसिमल फॉर्म में अगर कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो उसको हम यूं भी लिख सकते हैं, ऐसा भी आप भली बात जानते हैं, पार लगा के जानते हैं, कोई परेशानी नहीं। तीनों नंबर की डेसिमल फॉर्म बन गई। तो मेरे हिसाब से तो सबकी होती है। अब आपके हिसाब से अगर किसी की नहीं होती तो वो आप नंबर बताएं, तो मैं उसकी डेसिमल फॉर्म बताता हूँ, फिर टॉपिक में आगे बढ़े। किसकी? 2/2। 2/2 की डेसिमल फॉर्म में लिख देता हूं 1.0। क्या दिक्कत है बताओ? क्या क्या 1 को 1.0 नहीं लिख सकते? 1 और 1.0 क्या दो अलग अलग नंबर हैं क्या बताओ, या एक ही है? एक ही है। मुझे डेसिमल फॉर्म में लिखना था, टास्क था मेरा।
लिख दिया। तो होती है ना सबकी डेसिमल फॉर्म, यस और नो? यस और नो? 5/1 की भी 5.0। इवन मैं तो दो डेसिमल प्लेस में भी लिख सकता हूं। 5 को मैं सिंगल डेसिमल प्लेस में भी लिख सकता हूं। अच्छा, डेसिमल प्लेस हमेशा डेसिमल के बाद काउंट होते हैं, याद रखना। डेसिमल से पहले वाले डेसिमल प्लेस नहीं कहलाते। डेसिमल के बाद राइट साइड में जितने भी डिजिट्स हैं वो कहलाते हैं डेसिमल प्लेस। क्या कहलाते हैं? तो 5.0 में एक डेसिमल प्लेस में मैंने इसको लिखा, मैं चाहूं तो इसको दो डेसिमल प्लेस में भी लिख सकता हूं। मुझे बताओ ये तीनों क्या अलग है? अलग सेम है? ये नॉन डेसिमल फॉर्म में लिखी मैंने इसको, डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर्म में नहीं लिखा कहने का मतलब। डेसिमल एक्सप्रेशन फॉर्म में नहीं लिखने का मतलब पता है क्या होता है? वही T/Q की फॉर्म में लिखना। अगर बनती है तो, क्योंकि इरेशनल नंबर की नहीं बनती है तो उसको, इरेशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, बाकी रैशनल नंबर को तो P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो ना। तो अगर इसकी P/Q की फॉर्म में लिखते हैं तो वो डेसिमल फॉर्म नहीं है, और P/Q की फॉर्म को सॉल्व डेसिमल फॉर्म है। दो ही फॉर्म होती है एक नंबर की, समझे? क्लियर? यहां तक क्लियर है? और कोई नंबर माइंड में आ रहा हो तो मुझे बताओ जिसकी डेसिमल फॉर्म आपको डाउट है कि होती है कि नहीं, तो मैं टॉपिक में आगे बढ़ू। क्योंकि अभी तो आपको ये पता होना चाहिए होती है, फिर बताऊंगा कितने टाइप की होती है। टाइप तो बात का काम है ना, पहले ये तो यकीन दिलाओ कि होती है, सबकी होती है जी। तो भाई कैन बी रिटर्न एज 0.00। यस और नो? देखो, अगर नीचे जीरो है तो वो तो रैशनल नंबर ही नहीं है ना, वो तो इरेशनल नंबर है। और इरेशनल नंबर को आप P/Q की फॉर्म में बोल ही क्यों रहे हो? उसकी अगर कोई और फॉर्म जानते हो तो बोलो। जैसे आपने कहा √2, अब √2 इरेशनल है, इसकी P/Q की फॉर्म है ही नहीं। तो आपको √2 को संबोधित करना है तो आप √2 को √2 से ही संबोधित करोगे। बोलो, और कोई तरीका है √2 को संबोधित करने का? नहीं है ना। जैसे कि इस नंबर से दो फॉर्म है, कोई इसको 1.5 बोलेगा, कोई इसको 3/2 बोलेगा, मर्जी आएगी 3/2 को, मर्जी रहेगी। दो फॉर्म्स हो गई बोलने की, संबोधित करने की। बट क्योंकि इसकी P/Q की फॉर्म थी इसलिए आप दो फॉर्म्स होता है, इसकी P/Q की फॉर्म है तो इरेशनल है। नहीं है ना? नहीं है ना? तो इसको आपको √2 को √2 ही बोलना पड़ेगा। हाँ, इसकी भी डेसिमल फॉर्म तो है, बट इसकी P/Q की फॉर्म है। इसकी डेसिमल फॉर्म सबको पता है, अप्रोक्सीमेट 1.414 होती है। डॉट 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 लगा दो, चेक कर लो कैलकुलेटर में। यानी 1.414 को आप 1.414 से मल्टीप्लाई करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 2 आंसर मिलेगा। 1.414 को का स्क्वायर करोगे तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2 मिलेगी। आपको पता है 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है, होता है। तो 1.4 का स्क्वायर जो होगा 1.96 हुआ, तो 2 के करीब का ही नंबर है ना। और पूरा 1.414 आगे के भी डिजिट्स लो, उसको पूरे का स्क्वायर करो तो 2 के और नजदीक चले जाओ। अरे बेटा, मुझे एक चीज बताओ, √9 को 3 क्यों बोलते हैं? क्यों बोलते हैं √9 को 3 क्यों बोलते हैं? मैं तो 2 बोल दूंगा, मैं इसको 3 नहीं बोल के 2 बोलूंगा, मेरी मर्जी। क्योंकि 3 का स्क्वायर 9 होता है। क्योंकि 3 का स्क्वायर क्या होता है? तो इसका स्क्वायर ये होता है, इसलिए तो इसको ये बोलते हैं। तो √2 को 1.414 जो भी है नंबर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका स्क्वायर 2 होता है या 2 के करीब का नंबर होता है। ठीक है अभी? सो ये यकीन हो गया सबको क्या, कि सबकी डेसिमल फॉर्म होती है? तो ये मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है? क्योंकि हर नंबर की डेसिमल फॉर्म है, मैंने बोला ही नहीं कि रैशनल की डेसिमल फॉर्म है, मैं तो कह रहा हूं हर नंबर की, हर रियल नंबर की। रैशनल की भी है, इरेशनल की भी है। जब से मैंने टॉपिक स्टार्ट किया मैंने एक बार भी बोला कि रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म है? बोला क्या एक बार भी? मैंने क्या कहा? हर नंबर की रैशनल डेसिमल फॉर्म होती है, हर नंबर। चाहो तो देखो, मैंने कहीं ना कहीं लिखा भी है, ये देखो नंबर लिखा है, मैंने नहीं लिखा रैशनल नंबर। हर नंबर की डेसिमल फॉर्म, चाहे से वो रैशनल हो चाहे से वो इरेशनल। और कोई डाउट?
नो। अब सर अगर हर नंबर की डेसिमल फॉर्म होती है तो बताओ कैसी कैसी होती है, क्लासिफिकेशन बताओ, क्या बताओ। हाँ, क्या। किसको लिख पाए आप पी बाई क्यू की फॉर्म में, इसको। तो ये आपको किसने कहा ये इरेशनल है, तो पी बाई क्यू की फॉर्म बन गई ना। तो इसकी डेसिमल फॉर्म एग्जैक्ट पता कहाँ है, 1.414 के आगे क्या है, पता है मुझे आगे 666 आएगा। सॉल्व कर लो इसको, 1 करोड़ टाइम इस सॉल्व करके देख लो, 6 ही आएगा। उसमें आप 3 या 4 डिजिट के बाद भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते क्या आएगा। कोई पैटर्न बनता है क्या वहां पे, 1.414 के बाद 4141141432322727, ऐसा कोई पैटर्न बनता है क्या। हर बार नया डिजिट, हर बार नया डिजिट, 1.414 आया ना, अब अगला डिजिट, फिर नया डिजिट, फिर नया डिजिट, फिर नया डिजिट, इसको जिंदगी भर तक सॉल्व करोगे, हर बार नया डिजिट मिलता रहेगा, कोई पैटर्न बनेगा ही नहीं। इसीलिए तो इसकी पी बाई क्यू की फॉर्म नहीं है, और इसीलिए तो ये रैशनल है। रूट को सॉल्व करना नहीं आता आपको, लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं सीखा, बस उसको सॉल्व करते जाओ, डेसिमल में चलते जाओ, दो दो डेसिमल प्लेसेस, डबल जीरो डबल जीरो नोट डाउन करते हैं ना। नहीं पता, भूल गए, तो आप मेरे को टॉपिक स्टार्ट नहीं करने दोगे मतलब, हाँ? जैसे 2 है ना, 2.00 लिख सकता हूँ ज्यादा ज्यादा उसमें, है ना? तो ऐसा कोई नंबर सोचो जिसका स्क्वायर या तो 2 होता हो या 2 से जस्ट छोटा होता हो, तो ऐसा नंबर 1 ही है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, क्योंकि अगर मैं 2 का स्क्वायर लिखूंगा तो 4 हो जाएगा, 4 तो 2 से बड़ा हो जाएगा। तो ऐसा नंबर सोचो जिसका स्क्वायर या तो 2 होता हो या 2 से जस्ट छोटा होता हो। 1 मिला, 1 बन गया 1, 2 में से बन गया 1, डेसिमल आ गया तो उधर भी डेसिमल आ जाएगा। हमेशा डबल डिजिट्स में नोट डाउन होगा, आगे बहुत सारे जीरो हैं, लेकिन हमेशा डबल डिजिट में नोट डाउन होगी। अब क्या बना ये, 100 बन गया, इधर डेसिमल मत लगाओ, डेसिमल वहां लगाओ, इधर क्या बन गया, ये 100 बन गया। अब आप इसका डबल लिखो, यहाँ पे 1 का डबल क्या होता है, 2। अब आप यहाँ पे और यहाँ पे सेम डिजिट लगाओगे, यहाँ पे और यहाँ पे आप सेम डिजिट लगाओगे, और इस तरीके से लगाओगे कि इसका इससे प्रोडक्ट करे, तो या तो 100 मिले या 100 से जस्ट छोटा मिले। तो मैं दोनों जगह अगर 4 लगा दूं, 4 4, तो 24 4 जा होता है 96, 100 से जस्ट छोटा मिल गया। अगर मैं 5 5 लगाता तो 25 पंजे 125 क्रॉस हो जाता, ठीक है। तो 4 लगा दिया मैंने, 196 में से क्या बचा, 4, अगेन डबल जीरो। अब ऊपर का नंबर है 14, 14 का दुगना 28। अब अगेन एक डिजिट यहाँ पे, एक डिजिट यहाँ पे, वो एक वही सेम प्रोसेस, यहाँ पे ऐसा नंबर रखो ताकि इसका इससे प्रोडक्ट 400 से छोटा मिले, तो 1 ही रखोगे आप, क्योंकि 281 इंटू 1 281 हो जाएगा, 9 1 119, अगेन डबल जीरो। अब ऊपर नंबर क्या है, 141, 141 का डबल करो 282। अगेन आपको यहाँ पे एक नंबर रखना है, वहां पे एक नंबर रखना है जिसका इससे प्रोडक्ट 11,900 से जस्ट छोटा हो या उसके बराबर, ऐसे चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। क्योंकि रूट 2 इरेशनल है तो ये तो चलता ही जाएगा, लेकिन अगर कोई ऐसा नंबर उठाओ जो इसकी डेसिमल फॉर्म रुक जाती हो, तो इस तरीके से आप उसका डेसिमल फॉर्म निकाल सकते हैं, यानी रूट वाले नंबर का लॉन्ग डिवीजन मेथड से इस तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे डेसिमल इसलिए लगा क्योंकि यहाँ पे ये डेसिमल वाले नंबर जो आप दो दो डिजिट सॉल्व कर रहे हो ना, जब नोट डाउन कर रहे हो, तो जैसे ही आप डेसिमल पार्ट में एंट्री मार चुके हो तो ऊपर क्वोशंट पार्ट में भी डेसिमल लग जाएगा, नीचे कहीं नहीं लगेगा। अगर नीचे लगाते हो तो फिर आप इसको 14 मत मानो, फिर आप इसको 1.4 मानो, 1.4 का लगना 2.8 लिखो, फिर 2.8 एंड समथिंग ऐसा पूछ के डेसिमल का नंबर सोचो, तो वो सोचना उल्टा ज्यादा मुश्किल है ना। इससे बढ़िया है आप डेसिमल के क्वेश्चन लगाओ, तो यहाँ पे मैं डेसिमल, ठीक है।
क्लियर है क्या? आगे बढ़ सकते हैं हम? अभी टॉपिक स्टार्ट ही नहीं कर पा रहे हो, हाँ? ठीक है, तो हर नंबर की क्या होती है, और वो डेसिमल फॉर्म दो तरीके की होती है। कितने तरीके की होती है? बोलो। दो तरीके की। एक को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और एक को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ठीक है अभी। एक को बोलते हैं टर्मिनेटिंग, एक को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट होने का मतलब क्या होता है? समाप्त होना। समाप्त होना, टर्मिनेटर मूवी देखी है ना? जब सृष्टि समाप्त हो जाएगी, टर्मिनेटर। टर्मिनेटर मतलब खत्म करने वाला। हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में कुछ टाइम पहले एक बॉलर थे, हरभजन सिंह। उनको बोलते थे मिस्टर टर्मिनेटर, क्योंकि जैसे वो पार्टनरशिप बिल्ड होती थी सामने वाली टीम की, उसको बॉलिंग पे बुलाते थे और वो पार्टनरशिप टर्मिनेट कर देता था, विकेट ले लेता था। तो उसका नाम पड़ गया था मिस्टर टर्मिनेटर। जैसे ही पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है, बुलाओ मिस्टर टर्मिनेटर को, ही विल टर्मिनेट द पार्टनरशिप। टर्मिनेट का मीनिंग समझ में आया? समाप्त करना। ठीक है, किसी को नौकरी से दरखास्त कर दिया जाता है या निकाल दिया जाता है, तो उसको भी लेटर में लिख के आता है, यू आर टर्मिनेटेड। आजकल नए वर्ड्स आ गए, यू आर फायर्ड ऐसा लिखा रहता है, आपको आग लगा दी गई है, यू आर फायर्ड। बट है ना, पहले जो ओरिजिनल वर्ड है वो क्या है? यू आर टर्मिनेटेड। ठीक है, क्लियर है? टर्मिनेट का मतलब खत्म हो जाना। तो जिसकी डेसिमल फॉर्म कुछ समय के बाद खत्म हो जाए, जैसे पॉइंट के बाद एक डिजिट आ गया, एक नहीं आया, दो आ गया, दो नहीं आया, तीन आ गया, तीन नहीं आया, चार आ गया, पांच आ गया, कितने भी आ गए, लेकिन रुक गया। लेकिन रुक गया। वो किसके डिग्री के डेसिमल फॉर्म्स हैं? टर्मिनेट। लेकिन जिसके रुका ही नहीं, चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, चलता ही गया, चलता, वो है नॉन टर्मिनेटिंग। यहां तक क्लियर है? एक एक एग्जांपल ले लें। जैसे कि मैंने कहा 1.3 रुक गया। जैसे कि मैंने कहा 1.33333 नहीं रुका। और नहीं रुकने के लिए हमको तीन डॉट लगाने पड़ते हैं मिनिमम। तीन डॉट लगा दिया, दैट मीन्स ये चलता जा रहा है, डॉट डॉट डॉट। टू बी कंटिन्यूड, विल सी इन द नेक्स्ट एपिसोड, है ना? आता है ना टू बी कंटिन्यूड। जैसे पुश पार्ट वन गया, पुश पार्ट टू आई, डॉट डॉट डॉट, समझ जाओ नेक्स्ट पार्ट आने वाला है। समझ गए? आ जाओ। 2.762453 रुक गया, लेकिन यहाँ पे आके रुक गया। चल रहा था लेकिन रुक गया, थम गया, तो टर्मिनेटिंग है। लेकिन साहब यहाँ पे 2.762453 के बाद थ्री 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 रुका ही नहीं, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। तो बेसिक डिफरेंस क्लियर हो गया टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग में, किसी को कोई डाउट नहीं है? अब टर्मिनेटिंग में तो कोई पंगा नहीं है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग में अभी भी पंगा है। तो नॉन टर्मिनेटिंग अगेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। नॉन टर्मिनेटिंग अगेन हैज बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? टू पार्ट्स। One is called recurring and the other one is called non-recurring. Done? अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। रेकरिंग का वर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिपीटिंग। नॉन रेकरिंग यानी नॉन रिपीटिंग। डन? समझ आया? अभी मैं बता दूंगा क्या नोट करना है, अभी मत करो नोट डाउन। डन? अब जो चलता ही जा रहा है, 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 तो क्या उसमें कुछ पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? वो जाएंगे इधर, पर चलता ही जा रहा है, चलता ही जा रहा है, पैटर्न भी रिपीट नहीं हो रहा, हो जाएंगे। समझिए क्या? भाई चलने के भी दो तरीके हैं ना, आप मत रुको, चलते जाओ, इटर्निटी तक चलते जाओ, जब तक सृष्टि चले तब तक चलते जाओ, लेकिन एक सिस्टम से चल रहे हो, एक पैटर्न बनाकर चल रहे हो, वो एक तरीका है। और बिना पैटर्न के ही चले जा रहे हो, कोई प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकता आगे क्या आने वाला है, तो वो है नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेट। समझ गए? एक एग्जाम्पल ले लें इसका भी। जैसे कि मैंने कहा, अभी आपको समझाने के लिए मैं एक ऐसा एग्जाम्पल ले रहा हूं, लेकिन एक्चुअली चलो मैं एक बात एग्जाम्पल देता हूं। सपोज मैंने कहा 1 पॉइंट, जैसे अभी कह रहे थे हम, 3333333 डॉट डॉट, लेकिन मैंने इधर लिखा 1.3131313111311113 डॉट डॉट डॉट। एक मिनट,
इसमें एक पैटर्न बन रहा है, चेक करो। पैटर्न रिपीट हो रहा है, पैटर्न तो दोनों में बन रहा है, पर पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? रेकरिंग रिपीट हुआ क्या पैटर्न, बताओ। ऐसे में सोचना नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर तो रिपीट होगा तभी तो नॉन टर्मिनेटिंग है। पैटर्न रिपीट हो रहा है क्या? और इससे सरल परिभाषा भी और बता रहा हूं, एक फाइनल जब अपन खत्म करेंगे ना, तब डोंट वरी, आपके माइंड में एक रत्ती भर भी डाउट नहीं रहेगा, पर धीरे धीरे समझाना पड़ेगा। इसको मैं 1.3 के ऊपर बार लिख सकता हूं क्या? तो अब मैं चाहता हूं उसको आप 1 पॉइंट समथिंग के ऊपर बार की फॉर्म में लिख के बताओ, क्या आप लिख सकते हो उसको बार की फॉर्म? बस यही डिफरेंस है, इससे बड़ा डिफरेंस है ही नहीं, और इससे बड़ी परिभाषा है ही नहीं। जिसको बार की फॉर्म में लिख सकते हैं वो इस कैटेगरी का है, जिसको बार की फॉर्म में लिख नहीं सकते, चाह के भी लिखना का मन कर रहा है मैं बार की फॉर्म में लिखूं, नहीं लिख पाता, वो नॉन रेकरिंग वाला ही कैटेगरी का। हाँ, आप अगर प्रिडिक्ट जरूर कर सकते हो क्या आएगा, क्या आएगा, एक बार में, दो बार में, तीन बार, चार बार, पांच बार, और तो बता देगा 3 बार, 6 बार, और तो बता देगा 3 बार तो 7 बार का है। तो मैंने ऐसे नहीं कहा कि आप नंबर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मैंने तो ऐसे कहा नंबर तो प्रिडिक्ट कर दो। और प्रिडिक्शन का इसकी पूरी परिभाषा से कोई लेना देना है ही नहीं। आप प्रिडिक्ट कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, इसका इस पूरी परिभाषा से कुछ लेना देना है ही नहीं। लेना देना किस चीज का है? पैटर्न रिपीट होने में, या फिर यूं कहे बार लग पाने का या नहीं लग पाने। क्लियर हुआ क्या मामला? अब आगे बढ़ने से पहले आप एक चीज याद करो कि इसमें से ये दोनों कैटेगरी जो है वो रैशनल होती, और ये जो कैटेगरी है वो होती है, मतलब रैशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म बनाओगे ना, तो या तो ये बनेगी या ऐसी बनेगी, या तो ऐसी बनेगी तो रुक जाएगी, या ऐसी बनेगी तो रुकेगी तो नहीं, पर बाहर लग सकता है। लेकिन इरेशनल नंबर की डेसिमल फॉर्म बनाओगे ना, तो ऐसी बनेगी जो ना तो रुकेगी ना बाहर लगने देगी। समझ आया? जैसे कि एक रैशनल नंबर मैंने लिया 3/2 ही ले लो, और एक लिया 2/3, ये भी रैशनल, ये भी रैशनल। इसकी डेसिमल फॉर्म, इसकी डेसिमल फॉर्म, इसकी डेसिमल फॉर्म रुक गई, इसकी डेसिमल फॉर्म रुकी तो नहीं पर बार तो लग पाया। मानते हो रैशनल नंबर की 2 डेसिमल फॉर्म बन सकती है, कौन कौन सी? या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल, अच्छा इनके नाम बताओ, तीनों डेसिमल फॉर्म के नाम बताओ, पहली डेसिमल फॉर्म का नाम बताओ, पूरा बताओ। जैसे मैंने कहा आपका नाम बताओ, नहीं फादर का नाम ऐड करके बताओ, फादर का नाम मिहिका, फिर आपके फादर का नाम, फिर सरनेम, ऐसे ऐड करके बताओ। बोलो, कम ऑन। मिहिका, फिर आपके फादर का नाम क्या है, और फिर आप सिंह, या फिर चौहान भी लगा सकते हो ना। तो आपका फुल नेम क्या बना? मिहिका राम प्रताप, आगे मिहिका राम प्रताप भानु सिंह चौहान। ऑब्वियसली भानु सिंह आपके परदादा या उनका नाम रहा होगा, नहीं ऐसे ही लगाया हुआ है। अब मैं पूछूं आपके दादा का नाम बताओ, तो आपका पूरा नाम आप क्या बना? मिहिका राम प्रताप भानु सिंह मूल सिंह चौहान। समझे? तो ऐसे अपने एंसेस्टर्स के नाम लिखते जाते हैं ना अपन। अब इस वाली फॉर्म का पूरा नाम बताओ, ऐसे दादाजी परदादाजी लगा लगा के। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म ऐसे ही लिख के आना है एग्जाम में, कोई पूछे इसकी डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म बताओ, एज इट टर्मिनेटिंग, ऐसा हम थोड़ा ना कर रहे हो, राइट प्रॉपर वे। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। सेकंड वाले का पूरा नाम बता सकता है कोई? गलत, पहले पापा जी का लिया है, पहले अच्छा पापा फिर दादा, पहले मिहिका फिर पापा जी फिर दादाजी ना, ऐसा ना पहले पापा जी फिर मिहिका फिर दादाजी। रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, बोलो।
बोलो। रेकरिंग। रेकरिंग का मतलब रिपीटिंग होता है, दोनों बात बोलने की जरूरत नहीं है, या तो रिपीटिंग बोलो या रेकरिंग बोलो। रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, हालांकि मैंने डेसिमल फॉर्म लिखा हुआ है लेकिन उसका भी पूरा नाम क्या है, डेसिमल एक्सपेंशन। तीसरी का बोलो। तीसरी का बोलो एक बार। नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। क्लियर है बेटा? जब अपन कैटेगरी बताते हैं तो सब कैटेगरी पहले बताते हैं हमेशा, फिर बाद में कैटेगरी बताते हैं, और बाद में उसकी फिर और कोई बड़ी कैटेगरी है तो वो बताओ। समझ आया? जैसे मैंने कहा ये पेन, अब पेन पेन की कैटेगरी हो गई ब्लैक पेन है ये, तो मैं ब्लैक पेन बोलूंगा या पेन ब्लैक बोलूंगा? पेन ब्लैक बोलूं उसको अच्छा लगेगा? या रेनॉल्ड्स का पेन, तो पेन रेनॉल्ड्स बोलूं या रेनॉल्ड्स पेन बोलूं? पेन तो बहुत सारे हैं, रेनॉल्ड्स, फिर और कोई कंपनी, फिर और कोई कंपनी, फिर अब इस वाली कंपनी को बोलना है तो पहले कंपनी का नाम लेके पेन बोलूं या पहले पेन बोल के फिर कंपनी का नाम? दीज आर द रूल्स ऑफ ग्रामर। हमेशा एडजेक्टिव पहले देते हैं, नाउन बाद में देते हैं। तो ये इसकी विशेषता है और वो मेन नाउन है। ओके, क्लियर हो गई ये सारी बातें? रैशनल वाली फॉर्म कौन सी है? टर्मिनेटिंग और रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। और इरेशनल वाली फॉर्म कौन सी है? नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। क्लियर है ये सारी बातें? अब अगर आपको डेसिमल फॉर्म से रैशनल इरेशनल पे जाना है तो टेबल ये बनेगी। डेसिमल से आप बनाओ, ये बनाओ, इसको रैशनल बोलो, इसको रैशनल बोलो, उसको इरेशनल। लेकिन उल्टा, आपको रैशनल इरेशनल से डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में जाना है तो क्या टेबल बनेगी बताओ? रैशनल इरेशनल से डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म पे जाना है तो सबसे पहले फिर हम उस टेबल में ऊपर क्या लिखेंगे? रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कितने टाइप के होते हैं? रैशनल इरेशनल, मतलब नीचे से ऊपर चल रही है अब ये टेबल, है ना? रैशनल और इरेशनल। अब रैशनल इरेशनल की डेसिमल फॉर्म बताएंगे या एक्सपेंशन फॉर्म बताएंगे तो रैशनल की दो बन सकती हैं, फिर रैशनल की एक ही बनेगी। रैशनल की दो फॉर्म कौन सी हैं डेसिमल फॉर्म? टर्मिनेटिंग या फिर रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। समझ आया? बोलो। और इरेशनल की एक ही है, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। हम्म, हाँ एक ही तो बोल रहा हूँ, ये एक ही नाम है ना, ये एक ही तो नाम है, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। ये एक ही तो नाम था ना बेटा, इसको कैसे बोलोगे? नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। किसकी है ये? रैशनल की। तो डेसिमल फॉर्म से रैशनल इरेशनल डिफाइन करना या रैशनल इरेशनल से डेसिमल फॉर्म डिफाइन करना, दोनों बात आपको आनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? सारी बात क्लियर है क्या? अब एक बार आप लिख डालो और फिर कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप दिस क्लास। कुछ एक बातें रह गई जो एक बार आप लिख डालो, उसके साथ ही बता देंगे। तो ये आपने रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म टॉपिक डाल दिया। डेसिमल फॉर्म की दो फॉर्म्स बताओ आप, एक बताओ डेसिमल, एक बताओ टर्मिनेटिंग, एक बताओ नॉन टर्मिनेटिंग। उसमें रिजल्ट आ रहा है, देखा देखा आप हो गए। फ्री के मार्क्स तो बढ़ा देंगे। फ्री का खाने की आदत लग गई है बस। हाँ, किस किस के आए थे वो फ्री का मार्क्स? और एक और आ गई, चंदे में, चंदे की लाइन में खड़े होने, चंदे की लाइन में खड़े होने वाले लोग होते हैं जो फ्री के मार्क्स लेके बैठे, और वो फ्री के मार्क्स पता है नहीं कहीं जुड़ने वाले नहीं है, बस एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन है। ऐसा तो है नहीं कि मैंने यहाँ एक नंबर दे दिया तो आगे बोर्ड एग्जाम्स मार्क्स में वो काउंट हो जाएगा, फिर तो सारे ही ले लो मेरी तरफ से।
और 3 जने। हम्म, लिख दिया सबने? फटाफट लिखो, टाइम हो गया है, तो खत्म करें। ये टेबल जो दिख रही है सारी लिखनी है बेटा। अच्छा, ये एग्जाम्पल्स आप चाहो तो लिख दो, और नहीं चाहते हो तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता। आपने एग्जाम्पल आप खुद भी बना सकते हो। जैसे इसके एग्जाम्पल्स लिखे मैंने कुछ, इसके भी कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं, इसके भी ये कुछ एग्जाम्पल्स। जल्दी लिखो, 5 मिनट और लेते हैं, और कुछ एक एक एक्स्ट्रा बातें वो समझा देंगे, देन वी आर डन। मुझे नहीं लगता कि रियल नंबर्स में इससे बाहर कुछ आएगा, जो भी हमने डिस्कस किया है। यू कैन ऑलवेज हैव अ लुक ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। रुक गया क्या वो? रुक गया क्या वो? टर्मिनेटिंग, जो रुक जाए वो टर्मिनेटिंग। लेकिन डॉट 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 नहीं लगा सकते ना, डॉट 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 नहीं लगा सकते हैं। जो टर्मिनेटिंग है उसके आगे डॉट 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 नहीं लगता, सरल सी बात है। ठीक है। ठीक है, नोट डाउन हो गया। कल मैंने ऐसा छुट्टी जैसा कुछ अनाउंस तो नहीं किया था शायद, है ना? टुडे वी विल डू वन थिंग, विल नॉट अपलोड द वीडियो। आने दो बच्चों को कल ऐसे ही एग्जाम के लिए। ऑब्वियस है। बाकी क्या कल जागना करना है? हो गया जब चैप्टर, तो टेस्ट ही होगा, ऑब्वियसली बात है। डाउट्स भी क्लियर हो गए, आपने आते ही पूछ ली। हाँ जी। देखो, अब एक बार देख लो। तो एग्जाम्पल पे चलते हैं सीधे। तो टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल देख पा रहे हो आप, 3.5 रुक गया 5 पे जाके, 0.5 रुक गया 5 पे जाके, 2.67 दो डेसिमल प्लेस पे रुक गया। और ये देखो साहब, 26.7624 4 डेसिमल प्लेस पे रुक गया। चारों के चारों एग्जाम्पल हैं, टर्मिनेटिंग है। इधर आओ, रेकरिंग या रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के आओ। तो देखो ये ध्यान से, 7.252525 और फिर ट्रिपल डॉट लगा हुआ है, यानी डॉट 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 लगा हुआ है, दैट मींस नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन इसको मैं चाह के, अगर मैं चाह लूं उसको, तो मैं बार फॉर्म में लिख सकता हूँ, 7.25 के ऊपर बार। अगला लो 5.3333, तो उसको 5.3 के ऊपर बार। अगला लो 3.3333, तो उसको 3.3 के ऊपर बार। तो इन तीनों नंबर को मैं, वैसे तो ये चल रहे थे, लेकिन मैं बार की फॉर्म में इसको लिख पाया। तो ये हो गई सेकंड कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी का सीधा सा अर्थ है जिसको बार की फॉर्म में लिख सके। क्या नाम है इस कैटेगरी का? रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। तीसरी और अंतिम फॉर्म है हमारे पास, नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। इसमें हम ये देखो, डॉट 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 भी लगा हुआ है, लेकिन मैं इक्वल टू लगा के इसकी ऐसी कोई वैल्यू नहीं लिख सकता जिसके ऊपर बार आ जाए। नहीं लिख सकता ना, चाह के भी। अगर कोई लिख के बता दे तो बता दो मैं। इसका भी नहीं लिख सकता, मैं नहीं लिख सकता। ठीक है, यहां तक क्लियर है सारी बात। अब फटाफट से मुझे एक चीज बता दो कि ये रेकरिंग होगा, मतलब ये कौन सी फॉर्म होगी कुल मिला के, है ना? 3725, 37225, 37225, बताओ। मैंने लगाए, मैंने 3 डॉट लगाए क्या? तीन डॉट लगाए क्या मैंने आगे? कौन सी फॉर्म है? टर्मिनेटिंग। ऐसे खाते हैं बच्चे तो खा। 225 225 बस एक पैटर्न रटा हुआ। लगाओ तीसरे में, अरे डॉट 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 ही नहीं है तो ये तो टर्मिनेटिंग है ना। चलो अभी भी बता दो, पहला जवाब तो आपका गलत हो गया। 25 37225, 37 374 टाइम्स 25, डॉट डॉट डॉट। अब बताओ, सारे सोच समझ के बताना मुझे ना। आप तो ऐसे बताओ, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी, थर्ड कैटेगरी। फर्स्ट कैटेगरी है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, सेकंड है रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, और थर्ड कैटेगरी है नॉन रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो फर्स्ट है कि थर्ड?
जो थर्ड लिखी थी बेटा, नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, सेकेंड वाली। ओके, सक्षम का आंसर है सेकेंड वाली। थर्ड। अगर मैं डॉट 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 हटा दूं तो ऑब्वियसली फर्स्ट है, लेकिन डॉट 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 लगा दी तो ये हो गई थर्ड। ये एक्चुअली सेकंड कैटेगरी है। धोखा नंबर 2। आपको थर्ड कैटेगरी क्यों लग रही है, चलो बताओ, आप बताओ था ना। ठीक है, तो फिर इससे क्या क्या समझे आप कि इससे इसका नहीं, डॉट 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 का मतलब है ये चलता जा रहा है, तो आपके हिसाब से यहाँ पे आगे क्या आएगा? क्यों? क्यों आएगा ये? मैं तो इसके सामने अब ये वाला जो पैटर्न है ना, लिख देता हूं वापस। फिर लिख देता हूं, या फिर मैं तो ये नंबर ही नहीं लिखता हूँ, मेरी मर्जी में नंबर ही कुछ और डाल देता हूँ। ये लो, मैं इसके आगे ये डाल देता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिख देता हूँ। आपने ऐसा कैसे प्रेडिक्ट किया कि आगे जो आप सोच रहे हो वो आएगा? ये प्रिडिक्शन कैसे लगी? नहीं लगानी है ऐसी प्रिडिक्शन। अब सुनो, जो भी पैटर्न रिपीट होता है, जो भी आप प्रिडिक्शन कर रहे हो, उसके ट्रेसेस पीछे से मिलने चाहिए। सपोज करो मैं ऐसे आगे गया, फिर मैं ऐसे आगे गया, तो मैं यहाँ पे अगर रुक गया, या इधर से आपको प्रेडिक्ट करना है तो यू कांट से कि अब आप आ जाओ, इधर जस्ट लगे। लेकिन अगर मैंने से पैर उठा लिया इस पोजीशन पे, मैं कुछ उठाऊंगा तो अब आप फोकस आना कोई पैटर्न फिल करना, क्योंकि पैर उठा लिया मतलब वो डायरेक्शन दिखती है। पैर जब तक नहीं उठाया तब तक डायरेक्शन नहीं दिखी। तो ध्यान से सुनना जो मैं कहने वाला हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। शायद ही आपको कोई भी टीचर बताएगा 3725, 37225 और 372225 और 374 टाइम्स 5 के बाद 37 5 बारी 5 आएगा, 5 बार 2 और 5 आएगा। इसका प्रिडिक्शन तभी लगना चाहिए जब इसके आगे एक 3 लगा के डॉट 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 लगाया गया, पैर उठा हुआ दिखना चाहिए। ये पैटर्न स्टार्ट होता है तो एक 3 लगा के अब डॉट 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 लगेगा, तो ही प्रिडिक्शन है कि अब 6 बारी 2 और 5 आना है और फिर 7 बारी 2 और 5। अगर वो एक 3 नहीं लगा हुआ है, यानी पैर उठा हुआ नहीं दिखा हुआ, तो आप उसको सेकंड कैटेगरी मानेंगे, जो केवल रिपीट हो रही है, लेकिन अब इसमें बार लग सकता है, मान लेंगे कि ये आ सकती है। क्लियर है? यकीन नहीं आता तो आप इरेशनल नंबर के इस तरीके के, जैसे नाइन्थ में से कहीं से भी एग्जाम्पल्स उठा के देख लीजिए, तो आपको जो थर्ड कैटेगरी के एग्जांपल्स वो दे रखा होगा ना। एक एग्जांपल सीखा था हमने नाइन्थ में, देखो ये वाला 1.01 001 0001, तो उसने 1 पे खत्म किया है, समझे? अगर वो 0 पे खत्म करके डॉट 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 लगाए तो क्या ये प्रिडिक्शन हो रहा है, बताओ जरा। आप कह सकते हो क्या ये बार वाला है नॉन बार? नहीं लग रहा ना यार, वो पैर उठा हुआ तो दिखाई दे। तो ये है धोखा नंबर 2। क्लियर है क्या? ठीक है, अब एक आखिरी चीज, रैशनल नंबर की 2 फॉर्म्स कौन सी होती है बताओ, डेसिमल फॉर्म्स। यस, पूरा बताओ यार, ऐसा मजा नहीं आता। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म, डीईपी, भले ऐसे बोल, इधर बताओ। नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग तो होती है, रैशनल की है। ये 3 चीजें नहीं याद हमारी, रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, डीईपी। अब तो ठीक है, अब तो ठीक है। डेसिमल एक्सपेंशन जब 3 ही है, ऐसे है, डीईएफ। अब तो ठीक है। अब मेरा सवाल सुनना ध्यान से। कोई भी रैशनल नंबर है पी बाई क्यू की फॉर्म का ही है, वेर क्यू इज नॉट इक्वल टू 0 और पी एंड क्यू आर इंटीजर्स। तो अगर मैं आपको एक पी बाई क्यू की फॉर्म का नंबर दे दूं, जो मेरी मर्जी आती है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि ये वाली फॉर्म है या ये वाली फॉर्म है? जेन्युइनली बताओ कि कैसे पता लगा।
ऑनेस्ट आंसर दो। मैंने एक नंबर दे दिया पी बाई क्यू की फॉर्म का। मैंने कहा मुझे बताओ इसकी, आपसे पूछा गया कि इसकी कौन कौन सी फॉर्म हो सकती है, आपने कहा ये वाली या ये वाली। मैंने कहा इनमें से कौन सी, तो आप कैसे पता लगाओ। ऊपर क्या हो, ऑड मतलब ऑड नंबर हो, अच्छा। और नीचे, नीचे इवन। ऊपर ऑड नीचे इवन, बताना जरा। ये है ये, टर्मिनेटिंग आएगा। तो हमेशा ऑड और नीचे इवन हमेशा टर्मिनेटिंग आएगा, हमेशा आएगा। सोच लो। न्यूमरेटर स्मॉल और डिनोमिनेटर छोटा हो, बड़ा हो, तो टर्मिनेटिंग आएगा। 3/2 की बताना जरा, न्यूमरेटर बड़ा कर दिया, अभी भी टर्मिनेटिंग। अब देखो, याद दिमाग लगा रहे अच्छी बात है, लेकिन ये ऑनेस्ट आंसर नहीं है। ऑनेस्ट आंसर मैं बताऊं, सर डिवाइड करके देखेंगे। ये आप कहीं ना कहीं मन में छुपा हुआ है, ये बात बोलना नहीं चाह रहे, क्योंकि सर ये नहीं पूछना चाह रहे हैं ना। सर डिवाइड करके देख लेंगे, रुक जाएगा तो सिखा देंगे। बात बात हो सकती है तो रुकेगा, नहीं रुकेगा तो बाहर जरूर लगेगा, क्योंकि रेस्टोरेंट में ये दो फॉर्म होती है। यही है ना ऑनेस्ट आंसर। अब सवाल आएगा, विदाउट डिवाइडिंग p डिवाइडेड बाय q, विदाउट परफॉर्मिंग द डिवीजन ऑपरेशन, फाइंड आउट वेदर इट इज फॉर्म। अब आपको डिवाइड करना अलाउड नहीं है। अगर आपको डिवाइड करना अलाउड है तो ऑनेस्ट आंसर जो रहेगा वो कर, मेरी तरफ से कर लो, डिवाइड करके देखिए। बट जब अलाउड ही नहीं है तो कुछ और सोच समझ के बताना पड़ेगा कि ये वाली फॉर्म है, ये वाली फॉर्म है। किसी के पास तरीका? बस 5 मिनट और। चलो ना, आप ऊपर चल के नाक चौक करो, मैं आता हूँ, चाय वाय बनती है। मैं क्यों करूंगा? चलो आओ आओ। चलो चलो। हाँ, फॉर्मूला बता दो। दोनों साइड क्या हो? दोनों साइड मतलब पी और क्यू में। अच्छा, फॉर्मूला है तो कब सीखा था, कौन सी क्लास में, ये बताओ। किसने सिखाया? मैंने तो नहीं सिखाया। कहीं और भी जाते हो मतलब? सुनो अभ्यास, जब आप उसको पी बाई क्यू की फॉर्म में बदले हैं, तो पहले तो आप इसको को प्राइम बनाएं। क्या करें? मतलब कट रहा हो तो काट दें। कट गया। को प्राइम होने के बाद आप क्यू को करें फैक्टराइज। क्यू को, किसको? पी को नहीं कह रहा हूं, पी को बाढ़ में जाने दे, पर पी का तब तक रोल है जब तक वो कट नहीं जाता। कटने के बाद अब पी का कोई रोल नहीं है। मतलब ऐसे मानो ए बाई पी की फॉर्म बन गई जिसमें ए और बी को प्राइम। नीचे वाले फैक्टराइज किया। इसकी फैक्टराइज फॉर्म में अगर 2 है, टर्मिनेटिंग। अगर 5 है, टर्मिनेटिंग। प्राइम फैक्टर जो है 2 या 5 है, दोनों हैं, टर्मिनेटिंग। पर इनके अलावा कोई और प्राइम फैक्टर है, जैसे 3, 7, 11, 13, दुनिया के जितने प्राइम फैक्टर्स होते हैं, सबके सब इसको इस वाली कैटेगरी में ले जाए, रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। 1/2 है, 3/2 है, 2 है ना, दोनों ही करेंगे। लेकिन 1/3 करो जब चला जाएगा, 1/7 करो जब चला जाएगा, 1/11 करो तो जब चला जाएगा, और 2 और 5 दोनों है तो भी तरी आएगा। तो हमने एक लाइन ऐड ऑन करी है, अगर आपने नोटिस किया हो, यहां पे टर्मिनेटिंग के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ध्यान से पढ़ो। पी बाई क्यू की फॉर्म में चेंज करने के बाद क्यू को एनालाइज करो, या तो 2 हो और या तो 5 हो, और दोनों हो तो भी चलेगा। यहां पे क्यू की फॉर्म में अदर देन 2 और 5, 2 और 5 के अलावा कुछ और, अच्छा 2 और 5 हैं और दूसरे भी हैं, तो भी इस कैटेगरी का माना जाएगा। दूसरे क्यों आए? दूसरे आने ही नहीं। 2, 5 और 3 अभी भी कराया। जब तक 2 है चलेगा, जब तक 5 है चलेगा, जब तक 2 और 5 दोनों है चलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं चलेगा। इसके अलावा कुछ और एंट्री मार गया क्यू के फैक्टर से तो आपको डिवाइड करने की जरूरत ही नहीं है साहब। बता दो जरा, 20/15 की फॉर्म ये होगी या ये होगी, जल्दी बताओ। रैशनल तो सारे ही पी बाई क्यू की फॉर्म है, मैं तो फॉर्म पूछ रहा हूँ टर्मिनेटिंग या रेकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग। 15 का फैक्टराइज करना तो 3 चलेगा आपको? तो कुछ और नहीं होना चाहिए ना? क्या सुन रहे हो मिहिका, 2 और 5 के अलावा कुछ भी नहीं होना चाहिए।
2 चलेगा, 5 चलेगा, दोनों चलेंगे, और कोई नहीं चाहिए इसको। एक भी अगर बाहर से आउटसाइडर आ गया घुसपैठी तो इधर माना जाएगा वो। 5 का क्या चार डालूं, 3 तो बाहर का है ना। ठीक है, अब बताओ, चलो एक और बताओ। 15/20 बताओ। उल्टा कर दिया मैंने। नॉन रेकरिंग मतलब ये वाला। नॉन रेकरिंग तो हो ही नहीं सकता ना यार। या तो ये या ये बताओ ना। P/Q की फॉर्म तो इन दोनों में बनती है ना, रैशनल तो ये दोनों ही है ना। टर्मिनेटिंग 20 का फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 2² × 5। तो 2 और 5 जब तक है तब तक ऑल गुड। आप बताओ तन्मय लास्ट। ध्यान सोच के बताना, 14/70। रेकरिंग 14/70 की फॉर्म बना सकते हो कोई? आप इसको फैक्टराइज करोगे तो 2 × what 35 बचा। 5 × 7 ये बनेगा। अब आप कहोगे सर 2 और 5 तक तो ठीक था, 7 आउटसाइडर आ गया। तो मैंने क्या कहा था, इसको फैक्टराइज करने से पहले भी एक काम करना है, इनको काटना है। उसकी भी तो फॉर्म में 2 और 7 बैठा है, तो ये तो कट गया ना। अब देखो कहाँ है आउटसाइडर। तो चेक करने से पहले काट देना है, फिर चेक करना है। अगर पहले चेक कर लिए तो फिर गलती कर दोगे। को प्राइम बनाना है पहले। अब मुझे नहीं लगता कि कुछ बचा है इस टॉपिक से रिलेटेड या चैप्टर से रिलेटेड। फिर भी अगर आपको कहीं कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन किसी प्रीवियस ईयर पेपर में, किसी एक्स्ट्रा बुक में, या किसी टीचर ने, स्कूल टीचर ने कराया, ऐसा दिखाई दे तो यू कैन कम टू मी कि सर ये सवाल कैसा होता है। क्योंकि क्या इन टॉपिक्स का कुछ स्पेसिफिक सिलेबस नहीं हो सकता कि ये है बस ये पढ़ लो। ये अथा है, रियल नंबर्स अथा है। जो उसके रियल नंबर्स के मामले में उसको मन में जो आ रहा है सवाल डाल दिया उसने। ऐसे ही सवाल डाल दिया कि इसके एंड में कितने जीरो आएंगे, तो उसका भी तरीका बताया था, 2 और 5 के जितने पेयर होंगे। तो ऐसे अलग अलग टॉपिक, अलग अलग सवाल बनाते हैं। तो कुछ और कहीं कोई स्पेशल अतरंगा सा सवाल दिखे तो प्लीज लेके आइएगा या पोस्ट कर दीजिएगा। ठीक है, चलो जी, थैंक यू सो मच फॉर दिस टू अस। हैव अ नाइस डे। बाय। हाँ, दोनों एक साथ डाल दिए। दोनों साइड 10 से इंटू करते हैं P/Q की फॉर्म में चेंज करने के लिए। वो 9th में हो गया, वो नहीं आएगा, 100% नहीं आएगा, क्लास टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, ले आए फॉर्म।